हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ सॉल्यूशन कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन बहुत पुराने भी होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अक्सर कमेंट बॉक्स में मैं देखती हूँ कि लिखा होता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताइए। मैंने कॉन्स्टिपेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन बताया है। जब भी मैंने वेट लॉस की वीडियो बनाई है उसमें पिकॉस, डायबिटीज, थायराइड सबके बारे में बात करती हूँ। इवन देन आपको अलग से नोट्स चाहिए होता है, आप खुद से नोट्स नहीं बनाते हैं। लेकिन आज मैं कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन तो लाई हूँ, लेकिन रीजन भी लाई हूँ और एक बहुत चौंका देने वाली चीज लाई हूँ जो एग्जैक्टली शायद आप लोगों को नहीं पता होगी कि मेल फीमेल में कॉन्स्टिपेशन का रेशियो जो होता है वो अलग होता है। क्यों होता है, क्या करना चाहिए, क्या क्या लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को भी सेट करके रखना चाहिए। जिंदगी की कई चीजें ऐसी है जो आपकी आदतें भी आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकार बनाती है आपको। तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं कि दोनों मेल और फीमेल का एक्चुअली बॉडी का फंक्शन क्या है और किस लिए कॉन्स्टिपेशन होता है एग्जैक्टली। ये रीजन बहुत जानना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे। सिंपल सा कुछ साइंस बताना चाहती हूँ। आप में से 90% को ये बात पता होगी ऑलरेडी, फिर भी मैं बता रही हूँ। जब हम फूड इंटेक करते हैं, खाना खाते हैं, तो सबसे पहले स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन प्रोसेस होते हुए वहां पर आधी ब्रेक होती है, पैंक्रियाटिक जूस मिलता है उसको, देन वो आगे जाता है और बिग इंटेस्टाइन में जाता है, और पैंक्रियाटिक जूस बढ़ती है वहां पर, वो प्रोसेस होता है, आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट जिसको कहते हैं वो वहीं पे फंक्शन होती है, अब्जॉर्बेंट होती है, और उसके बाद जो रफेज होता है वो बिग इंटेस्टाइन के आगे रेक्टम से होते हुए आपके एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है, जो आप टूल पास करते हैं। ये सिंपल चीज है, ये सबको पता है। लेकिन इसी के बीच में कुछ साइंस छिपी है जो कि आपको प्रॉब्लम करती है और बहुत टेंशन में डालती है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, नॉर्मल बॉडी ऐसा ही होता है, इसी तरह का होता है। बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और बाहर के पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जिसमें कि फाइनली फूड प्रोसेस होकर के आपका रफेज बनता है जो कि बाहर आता है, जो मैंने अभी बताया। लेकिन मेल फीमेल में यहाँ पर थोड़ी सी अंतर आती है। फीमेल के बॉडी में लोअर पार्ट में, लोअर अब्डोमेन में यूटरस होता है। यूटरस होने की वजह से फीमेल जब बेबी का जब बॉर्न होता है वो तो एक अलग केस है ही, लेकिन जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो पीरियड स्टार्ट होने के बाद समटाइम उनको यूटरस में स्वेलिंग रहती है। अगर लिकोरिया हो रहा है तो स्वेलिंग रहती है। कोई भी बुरे फंक्शन की वजह से अगर यूटरस जरा सा भी स्वेल होगा, या यूटरस में प्रॉब्लम होगी, या आपके पीरियड में प्रॉब्लम होगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन जो है आपका इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर तो सेम है, बट फीमेल बॉडी में एक्स्ट्रा पार्ट जो अलग है वो तो मेल को भी होता है, बट फीमेल में एक्टिव है यूटरस। ऐसे सिचुएशन में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फीमेल को ज्यादा रहती है, और ये और भी वर्स्ट हो जाता है अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है। वो एक बबल अप होता है यूटरस। एक बार जब आप कंसीव कर लेते हैं, एक बच्चा पैदा होगा, थोड़ी साइज बड़ी हो जाएगी, दो होगा और बड़ी हो जाएगी, थ्री होगा और बड़ी हो जाएगी, एक स्वेलिंग सी अंदर हो ही जाती है। नेचुरल नहीं रह जाता है जैसा आपका बचपन में या बेबी बॉर्न के पहले था। ऐसे सिचुएशन में बहुत चांसेस होते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी, चाहे आप किसी भी ब्लड ग्रुप के हो और चाहे आप किसी भी तरह का रफेज लेते हो। समटाइम वो मोनोटोनस होता है, स्टैग्नेट हो जाती है। तो फीमेल को इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन मेल के कंपैरिजन में होती है, क्योंकि फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है, तो ट्विस्ट एंड टर्न हो जाती है। अंदर रेक्टम तक पहुंचने से पहले ही इंटेस्टाइन दबी हुई होती है। तभी आपने गौर किया होगा, जब भी फीमेल प्रेगनेंसी के 6 मंथ के ऊपर आती हैं तो उसके बाद क्रैम्प्स आने लग जाते हैं टूल्स पास करने से पहले। अगर आपको थोड़ा भी जाना, आपको क्रैम्प बहुत आएगी। जब आप जाएंगे तो कोई खास क्वांटिटी आपको नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद पेट में ऐंठन रहती रहती है, दर्द होता रहेगा, और ऐसे लगेगा कि जैसे कि आपने कोई गर्म चीज खाई है या कुछ तीखा खा लिया है, जिस वजह से पेट में क्रैम्प रेगुलर रहेगा। ये वजह ये होती है, जैसे जैसे आपका यूट्रस साइज बड़ा होता है, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम की साइज दबती है, और ऐसे सिचुएशन में जब वो इरिटेट हो रहा होता है तो उस टाइम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
और भी 2-3 रीज़न है जो फीमेल को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के करीब ले जाता है। बट उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, ये वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी क्योंकि मैं विथ रीज़न बता रही हूँ चीज़ें। तो जो भी टाइम पास के इरादे से आए हैं, जिनको भी प्रॉब्लम है मेरे लंबे वीडियो से, प्लीज़ आप मत देखिए, अभी स्टॉप कर दीजिए क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। कॉन्स्टिपेशन का नेक्स्ट रीज़न होता है फीमेल के अंदर डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है। जब आप डिप्रेशन में रहते हैं और किसी चीज़ से इरिटेट रहते हैं तो बॉडी के अंदर हर वेन्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है दबाव बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा दबती है चीज़ें। और आप खुद सोच करके देखिए, अपने फिंगर को अपने मुट्ठी से दबाइए और देखिए कि क्या होता है, किस तरह की फीलिंग आपको फील होती है। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कौन जब बहुत ज़्यादा दबती रहेगी, तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा ही होगा। उससे आप बच नहीं सकते हैं। आप ज़्यादा रोएंगे, आप ज़्यादा परेशान रहेंगे तो बॉडी, आप देखना पूरे शरीर में एक तरह की स्ट्रेन आती है। और फीमेल इसका बहुत ही हाईली शिकार है। अगर आप सोएंगे नहीं, एक डीप स्लीप नहीं लेंगे, 8 घंटे की नींद नहीं होगी, आपका बॉडी रिलैक्स नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन से बाहर नहीं आएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सिचुएशन में कि आप कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो। मोस्टली 90% फीमेल की ये प्रॉब्लम है। और जब भी ऐसा होता है तो वो कॉन्स्टिपेशन के घेरे में आ ही जाती है। जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इससे बचने के लिए दो उपाय है, कॉन्ट्रैक्शन से बेसिकली बचने के लिए दो उपाय है। ये उपाय आपके छोटे बच्चों पे भी काम आएगा क्योंकि कॉन्स्टिपेशन मोस्टली जो बच्चे 1 महीने या 2 महीने के होते हैं उनसे स्टार्ट होता है, 3-4 साल तक रहता है, या औरतों में पाई जाती है ज्यादा। तो बच्चे लड़की हो या लड़का, उस पर भी आप कर सकते हैं, अपने बेबी पर, जो न्यूबॉर्न बेबी है। हींग, हींग अष्टफटीडा, इसको आपको चुटकी में लेना है, उसको 1 चम्मच पानी में घोलना है, या फिर उसमें 2-3 बूंद मिलाएंगे तो वो पेस्ट सी बन जाएगी। जितना वो प्योरनेस पे डिपेंड करता है कि हींग कितना ज्यादा क्वालिटी अच्छी है, वो आपको जज करना पड़ेगा। उसको हाथ में मिक्स कीजिए या स्पून, मेटल में नहीं होना चाहिए, मिक्स कीजिए और नाभि में लगाना है। नाभि में आप अच्छा खासा लगा देंगे और थोड़ी देर बाद वो अनईजीनेस चली जाती है। एक बहुत ज्यादा जो तकलीफ फील हो रहा होता है वो चला जाता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो बेचैनी फील हो रही होती है वो चला जाता है। और 2-3 घंटे बाद अगर ये लगा रहे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, आपको प्रेशर फील होती है और आप जा सकते हैं, एसिडिटी गैस भी थोड़ी कम हो जाती है। सुनने में अजीब लगता है ये, लेकिन ये बहुत पुराना नुस्खा है और बहुत आजमाया हुआ है और बहुत अच्छा है। मेरे जितने भी पेशेंट हैं वो अपने बच्चों के लिए यूज करते ही करते हैं। कुछ लोग खुद के लिए भी करते हैं, जब मिडनाइट में आपको नींद नहीं आ रही है और बेचैनी बहुत ज्यादा, आप बिल्कुल करके देखिए। इसके अलावा है पोमोग्रेनेट का स्किन। अनार का जो छिलका होता है उसको सुखा करके रखिए। आप मोलेसेस बनाते हैं, जूस पीते हैं, अनार खाते हैं, मेरे कहने पे बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। ऐसे सिचुएशन में उसकी स्किन को फेंकिए नहीं, इसको धूप में सुखाइए, उसको पाउडर बनाइए, बहुत सारे काम में आता है अनार का छिलका। आप नेट पे ढूंढिए, बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे हैं इसके बारे में। तो सीरियसली लोग गलत नहीं बता रहे हैं, सबकी जो भी वीडियो बना रहे हैं ये ब्लॉगिंग से अच्छी है और मैं काफी लोगों से सहमत हूँ। तो बिल्कुल देखिए कि उसमें क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन जो मैं बता रही हूँ ये है, एक तो अनार के छिलके से आप दांत ब्रश कर सकते हैं, हाथ में लीजिए और दांत में रगड़िए तो पायरिया की प्रॉब्लम चली जाएगी। सेकंड ये है जो आज के लिए है कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो अनार के पाउडर का पेस्ट बना करके अगर टमी पे लगाते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, या खुद में, या मेल हो या फीमेल कोई भी, तो उससे बहुत फायदा मिलता है। अगर बच्चों को लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि दूध में मिला हुआ होना चाहिए, गाय का या भैंस का कोई भी मिल्क हो उसमें मिला हुआ होना चाहिए। पानी में मिलाएंगे तो ठंडी लग जाएगी उनको। अगर आप खुद लगा रहे हैं तो आप दूध में प्लीज मत मिला के लगाइए, वैसे ही लगाइए। और अगर दूध में मिला के लगाना है तो वो ब्रेस्ट फॉर्मिंग के काम आता है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरी ब्रेस्ट साइज को कम करना है, वो कच्चे दूध में मिला करके लगाएंगे तो उनकी ब्रेस्ट छोटी हो जाती है और टाइट हो जाती है। तो ये एकदम अलग टॉपिक है, बट मैंने बता दिया कि अनार के छिलके को किस तरह से लगाना है। अगर बल्जिंग है पेट में बहुत ज्यादा तो भले लगाइए, तो रिंकल्स खत्म हो जाएंगे पर स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाएगा। तो ये कॉन्स्टिपेशन के टाइम अनार का छिलका बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। लगाइए, 10 मिनट्स में वॉश कर दीजिए, गीले कपड़े से धो दीजिए, पोंछ लीजिए, और बच्चे के साथ भी पोंछ लीजिए हल्का गुनगुना पानी से। तो उस समय भी जिनको हैवी कॉन्स्टिपेशन बच्चे को होता है वो भी चला जाएगा और बड़े में भी चला जाएगा अगर आप उसको 10 मिनट्स रखते हैं। बस अपने एज के हिसाब से थोड़ा मोटा पेस्ट लगाइएगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ टॉयलेट के अंदर। देखने में बुरा लगता है लेकिन ये आपके लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए।
टॉयलेट सीट हमेशा इंडियन होनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर आपको ऐसा इंडियन टॉयलेट नहीं मिलता है, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी को भी कोलोन या पैंक्रिया का कैंसर नहीं होता है, तो ऐसी सीट मिलती है जो कमोड के साथ होती है, उसके ऊपर पैर रखने का बना हुआ होता है, ऑनलाइन बहुत इज़िली मिल जाती है। आप ऑनलाइन सर्च कीजिए या एक अच्छा-सा टेबल रखिए छोटी-सी प्लास्टिक की, या फिर इस तरह का कमोड यूज़ कीजिए, ताकि वो पेट दबा हो, जब भी आप टूल पास करते हैं उस टाइम अगर आपका पेट दबा होता है और आपके एनस पे प्रेशर पड़ती है और आपका आपका कोलोन तब अच्छी तरह से साफ होता है, बल्कि उसके ऊपर इस तरह का दबाव नहीं होता है कि उसको सब काम खुद करना है, क्योंकि जब आप कमोड पे सीधा बैठते हैं, जो बाहर वाली लैट्रिन होती है उसके ऊपर सीधा जब बैठते हैं, तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपके कोलोन के अंदर बहुत जोर पड़ता है, आपके रेक्टम पे बहुत जोर पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में कोलोन कैंसर होने का बहुत बड़ा डर होता है। और अगर अंदर टूल पास नहीं हुआ ठीक से, तो कई बार बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी इसी से होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन तो है ही, मतली आना, नौसिया, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा और मेटाबॉलिक रेट तो आपका इतनी बुरी तरह ड्रॉप होगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या, जिस वजह से मेरा वेट कम नहीं होता है, जबकि हम तो कुछ खाते भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस तरह की कुछ रूल्स को फॉलो करना ही होगा। अब आते हैं हमको क्या खाना खाना चाहिए जिससे बहुत इजीली हम लाइफ को जी पाएँ। फूड एंड ग्रेन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत इजीली कॉन्स्टिपेशन चला जाता है, बट जो हमारी पुरानी मिथ है, पुराने बुक्स में आपने पढ़ा है और आज तक जाना है, उसमें वही-वही चीज़ें बताई हुई रहती है जिससे जिसके लिए मैं कहती हूँ कि इसको खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा या वेट लॉस हो जाएगा, ये इम्यून सिस्टम सही हो जाएगी। मोस्टली मैंने जो भी पुराने या ब्लॉग्स में पढ़ती हूँ आजकल, उसमें ये लिखा होता है ये चीज़ें मत खाओ नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जैसा है नंबर 1 राइस। चावल खाने से अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो राइस अगर रेगुलर फॉर्म में लेते हैं, 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप देखना आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। कॉन्स्टिपेशन बहुत ईज़िली राइस से खत्म होता है। रेड बीन, राजमा की बात नहीं कर रही हूँ, राजमा जैसा ही दिखता है, हर ग्रोसरी स्टोर पे मिलता है राजमा जैसा छोटा राजमा, वो उससे कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। एक चीज़ है व्हाइट बीन, इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड के किसी अलग जगह, अलग कंट्री में रहते हैं, तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। बहुत हाई फाइबर होता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए। ओट्स है, कहीं हद तक आपके कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं खाइए, क्योंकि ओट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको रफेज तो देता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को क्लियर तो करता है, पर ओट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन को भी जन्म देता है। तो ये एक बहुत अजीब सी चीज़ है। ओट एलर्जी बहुत ज़्यादा लोगों को होती है और वो वेट लॉस नहीं कर पाते, प्यास लगती रहेगी और यूरिन पास करते रहेंगे और टूल टाइट हो जाएगा। आपको ये लगेगा हमने इतना पानी भी पिया है, हम इतना ज़्यादा वो यूरिन पास कर रहे हैं, फिर भी कॉन्स्टिपेशन है और साथ में डाइटरी फाइबर भी खा रहे हैं। लेकिन सम टाइम ओट्स सबको सूट नहीं करता है। इसके अलावा चिया सीड, फ्लैक्स सीड एंड फनेल के बारे में मैंने बहुत बार बात की, हमेशा बात करती हूँ, मेरे डाइट का एक बेसिक हिस्सा है, बिकॉज़ इससे कॉन्स्टिपेशन तो जाता ही, आपकी इंटेस्टाइन बहुत क्लियर रहती है, बट फ्लैक्स सीड ऑयल मैं हमेशा मना करती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत गर्म होता है, तो मैंने हमेशा बी पॉजिटिव को फ्लैक्स सीड ऑयल नहीं खाने को बोला है, मैंने ये नहीं कहा बी पॉजिटिव फ्लैक्स सीड नहीं खा सकते, तो थोड़ा क्लियर रखिए इस बात को। अगर रूट पे जाएँगे तो रूट जो इंस्टेंटली जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बॉइल्ड पोटैटो बहुत ईज़िली आपके कॉन्स्टिपेशन को हटाएगा, बॉइल्ड कैरेट, बॉइल्ड अरबी एंड बॉइल्ड स्वीट पोटैटो। इसीलिए ये वेट लॉस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। अरबी आपका यम, आपका पोटैटो, टपियोका, समटाइम टपियोका ज़्यादा नहीं, और आपका कैरेट, इसलिए वेट लॉस बहुत ईज़िली कराता है, क्योंकि आपके कैसे भी किसी भी तरह के कॉन्स्टिपेशन को ये बहुत ईज़िली रिमूव कर देता है आपके बॉडी से और पोटेशियम को हाई कर देता है, तो ये स्टार्च जो है आपके बॉडी के रफेस को हटाते हैं और पोटेशियम हाई होने से वाटर कंट्रोल में आ जाती है। तो दोनों तरह से आप फ़ायदे में रहते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, पेट साफ भी होता है, इंच लॉस बहुत हाई दिखाई देगी और टमी बहुत टोन्ड दिखाई देगा, क्योंकि स्टार्च इनटेक करने वाले की बॉडी कभी भी लूज़ नहीं होती है। सबसे ज़्यादा इस बात को समझिएगा, स्टार्च और जो प्रोटीन की डाइट को लेते हैं, उनकी बॉडी कभी लूज़ नहीं होती है। कार्ब छोड़ कर के जो वेट लॉस करते हैं, उनकी बॉडी लूज़ हो जाती है। तो इस चीज़ के इन सब कॉम्बिनेशन को अगर आप नोट्स बनाएँगे, तो शायद आप खूबसूरती से स्लिम हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। कुछ बातें आपको खुद ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि कई क्वेश्चन का आंसर लिखना मुश्किल होता है मेरे लिए, मैं वो समझा ही सकती हूँ और उतना समझाने में आपको बहुत देर वेट करना पड़ता है, तो आपका भी लॉस है और मुझे भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि इतने काम करने के बाद भी आपको वो नहीं मिला, जो मैं चाहती थी कि आपको दे पाऊँ। तो प्लीज़ थोड़ा
थोड़ा-सा नोट्स बनाइए, कोऑपरेट कीजिए मुझे। इसके बाद आते हैं नट्स पे। नट्स में कौन-कौन सा है जो आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है? आलमंड। मैं अपने डाइट के हिस्से में आपको हमेशा आलमंड बताती हूँ। आलमंड क्यों हेल्प करता है ये जानिए। विटामिन डी, विटामिन अ, ई बहुत ज़्यादा है उसमें, विटामिन ए बहुत ज़्यादा है और विटामिन डी, ई या ए की डेफिशिएंसी से हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस जनरेट नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आलमंड का वो फॉर्म, आलमंड वाटर में सोक करके अगर आप उसको खाते हैं या आलमंड मिल्क बनाकर पीते हैं, दोनों ही कारण में आपका आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है। ऐसे सिचुएशन में मैंने बताया आलमंड 200 आलमंड मिल्क के साथ चिया सीड, और बहुत लोगों को बेनिफिट है। मतलब विश्वास नहीं होता है कि मैंने एक्सपेक्टेशन शायद मंथ में 5 केजी की होगी, ये नहीं किया होगा कि 2 मंथ में किसी का 15 चला जाएगा, लेकिन सबकी बहुत अच्छी रिजल्ट है। डेट्स है, डेट्स में बहुत अच्छा फाइबर पाया जाता है जो लोगों को रफेज, एक पॉजिटिव पोटेशियम के साथ रफेज दे रहा है। उसमें आपको विटामिन ए मिल रहा है, विटामिन के मिल रहा है, विटामिन सी मिल रहा है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी सम टाइम आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन में डाल देती है। एक्चुअली विटामिन सी बाइल जूस को और पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिव करता है, और बाइल जूस का और पैंक्रियाटिक जूस का आपके कॉन्स्टिपेशन से सीधा-सीधा संबंध होता है। अगर बाइल जूस आपके मुँह में सलाइवा जनरेट नहीं होगा, जो आप रात भर सोते मुँह में थूक रहता है, कुल्ला करके आ जाते हैं। सबसे बड़ी मेडिसिन फेंक देते हैं जो कहीं से नहीं मिलेगी दुनिया में आपको। कई बार आपने अपने बड़े बुजुर्ग से सुना भी होगा कि वो ये कहते हैं सुबह सुबह पानी पियो। सुबह सुबह पानी पीने का मतलब ये नहीं होता है कि ब्रश करके आओ और देन पानी पियो। आप जागो और पानी पी लो तो उसमें फायदा है, लेकिन सम टाइम वो भी असर नहीं करता, इसलिए कि आपको विटामिन सी और विटामिन के की अगर कमी है तो ऐसे सिचुएशन में वो वाटर भी उतना काम नहीं करेगा। तो आप ऐसी चीजें कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी से भरी है, ताकि आप जब सुबह सुबह आपके मुंह में जो थूक जमा होती है, जो सलाइवा, जो बाइल जूस जमा होता है, वो आपके पेट को बहुत मजबूत बनाए, आपके इंटेस्टाइन को, आपकी बीमारियों को कम करे। पीनट्स, मूंगफली, मैं हमेशा इसकी भी बात करती हूँ कि इसको खाना चाहिए, बट यहाँ पर एक क्लॉज लगा हुआ है। अगर आप इसको चीनी के साथ खाते हैं तो म्यूकस जनरेट हो जाएगा जो आपके टूल को और टाइट कर देगा और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाएगी। अगर आप उसको नमक के साथ खाते हैं तो भी आपके बॉडी में पानी भर जाएगी, और ऐसे सिचुएशन में जब वाटर निकलेगा तो एक्सेस वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जब बाहर आ जाती है तो ऐसे सिचुएशन में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो सम टाइम क्या होता है, मैंने अपने कई सारे पेशेंट को देखा है कि वो मेनोपॉज के दौरान डॉक्टर अपने गायनी से मिलते हैं और वो उनको एक वाटर रिटेंशन कम करने की दवा दे देती है जिससे वाटर बैलेंस हो जाए। वो दवा खाती हैं, उनको बहुत सारा यूरिन आता है और फिर वो सोचती है वाटर बैलेंस हो गया। नहीं, जितनी तेजी से पानी निकलेगा उतनी तेजी से पानी भर भी जाएगा। वो अलग बात है, आप मुंह से नहीं पी रहे होंगे, आपका बॉडी अब्जॉर्ब करना शुरू करेगा इन्वायरमेंट से। ऐसे सिचुएशन में जब वो पानी अब्जॉर्ब होगा तो आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी, और अगर आपकी बॉडी इतनी मजबूत है कि वाटर रिटेंशन नहीं हुआ, पानी अब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि टूल को पानी की जरूरत है ही, उसको ढीला होने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि वैसी चीजें नहीं खानी है जिससे एक्स्ट्रा वाटर भी बाहर जाए या फिर म्यूकस जनरेट हो जाए। इसलिए मूँगफली खाइए, रोस्टेड मूँगफली खाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसमें सॉल्ट ना हो तो बेहतर है, शुगर ना ऐड करें तो बेहतर है। और अगर सॉल्ट ऐड करना है तो डायरेक्ट मत ऐड कीजिए, किसी चाट वगैरह में अगर आप डालकर खाते हैं, सपोर्ट मिलता है, तो उससे उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी डायरेक्टली आप उसी के साथ रोस्टेड खा रहे हो तब होती है। इसके अलावा है ब्लैक किशमिश, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़रूरत होती है, और मैंने हमेशा बताया है कि ब्लैक किशमिश आपको खाना चाहिए क्योंकि ब्लैक किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होती है। उसके बीज में एंटीऑक्सीडेंट होता है और उसके अंदर रफेज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपको कहीं हद तक बहुत 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 हेल्प करती है। इसके बाद है पाइनएप्पल, फ्रूट में जो आपको बहुत हेल्प करती है कॉन्स्टिपेशन के टाइम। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, पाइनएप्पल या तो ओवर राइप होनी चाहिए, बहुत पकी हुई होनी चाहिए, या फिर आप उसको कुकर में पका के खाइए। बिना पकाए हुए मत खाइए अगर कच्ची पाइनएप्पल आपको मिलती है, और ये आपको कॉन्स्टिपेशन से भी ठीक करेगी और पैंक्रियाटिक जूस भी देगी। इसके अलावा है ऑरेंज जेस्ट, ऑरेंज के छिलके का ऊपर जो लेयर होता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कॉन्स्टिपेशन को
ठीक करने में। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी टी बना के भी आपको बताऊंगी, और बहुत अच्छी फ्लेवरफुल होती है और बहुत टेस्टी होती है। और जिनका भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्टैग्नेट हो रहा होता है वजन, उसको वो ठीक भी करती है। तो आने वाले समय में अभी मैंने येलो टी दिया है, ऑरेंज टी दिया है, ऑरेंज इन्फ्यूज टी भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि जिस जो लोगों की ये शिकायत है कि मेरा वेट कुछ भी करने से नहीं जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फल में कुछ चीज़ है जो आप ध्यान से देख लीजिए। नॉर्मली जब वो बहुत हाईली फ्रूट एंड वेजिटेबल जो होता है, हाईली फाइबर होता है और जिसके अंदर विटामिन सी होती है, जो पैंक्रियाटिक जूस को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दे, आपके बाइल जूस को एक्टिव कर दे, कि आपके कॉन्स्टिपेशन उस समय रफेज की वजह से ठीक हो जाए, ये बात नहीं कर रही हूँ मैं। इनफैक्ट वो ठीक हो जाए, मतलब अगर आप जो परेशान है बचपन से, अगर ये सब चीज़ों को लेकर चलेंगे तो ठीक हो जाएगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन है और रफेज खाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे हाई फाइबर वेजिटेबल है, वो भी आप कहेंगे लिस्ट, तो मैं किसी दिन उसका भी वीडियो बना दूंगी। पहला है कीवी, आंवला। आंवला आपको लोकली बहुत मिल जाता है। अगर आपको रॉ आंवला ना मिले तो आंवला पाउडर यूज कीजिए, वो फाँक लीजिए। 3 ग्राम आप कभी भी दिन भर में एक बार ले सकते हैं लुकवार्म वाटर के साथ। जितनी भी बेरीज होती है, आंवला भी गूसबेरी ही है। उसके अलावा आप सर्च कीजिए इंटरनेट पे, जितनी भी बेरीज होती है वो ले सकते हैं। स्पिनच ले सकते हैं, बट अभी सावन तक मत लीजिएगा, सावन में पालक नहीं खाते हैं, नहीं तो बादी करेगा, ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन हो जाएगी। ब्रोकली में होता है करी लीफ, जो मैं हमेशा बताती हूँ, बहुत अच्छी चीज है। इन्फ्यूज वाटर पर पिए या सब्जी में तड़का लगाएं, किसी भी तरह से करी लीफ को खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एलोवेरा, एलोवेरा कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, बॉडी के हर पार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन हर 100 में से सिर्फ 3 को सूट करता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत हाईली एलर्जिक चीज है, इसलिए इसके बारे में मैं वीडियो ज्यादा नहीं बनाती हूँ, लेकिन किसी दिन जरूर बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। फिर बात करती हूँ यहाँ पर हेल्दी फैट की। तो आप ले सकते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन में ऑयल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वाटर ही नहीं, सिर्फ रफेज ही नहीं चाहिए होती है, चिकनाई भी चाहिए होती है, जो आपके आपके इंटेस्टाइन के अंदर आपके टूल को फिसलाते हुए लेकर के जाए, इजीली पास करे, रेक्टम तक आए और एनएस से बाहर आ जाए। इसके लिए है, खा सकते हैं आप देसी घी, जो बहुत अच्छी चीज है, बट वो गर्म होनी चाहिए। गर्म आप गैस पे नहीं करेंगे, किसी भी ओवन के अंदर नहीं करेंगे, गर्म सब्जी या दाल में डाल करके खाएंगे तो असर करेगा। आलमंड ऑयल, उसको गर्म नहीं करना है, वैसे ही स्पून में लेकर के हाफ टी स्पून पी सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाइए। कोकोनट ऑयल आपको 5 ग्राम के करीब, अगर बहुत गहरा कॉन्स्टिपेशन है तो रात को बिफोर स्लीप खाना पड़ेगा। सुबह आप ब्रेकफास्ट से पहले बिना सॉल्ट बिना शुगर के 25 ग्राम कर्ड अगर खाते हैं, प्रोबायोटिक्स इंटेस्टाइन को बहुत मजबूत बनाता है, तो ऐसे में भी आपको बहुत फायदा होगा। अगर ये सारी चीजें आपको फायदा नहीं करती है, रफेज चाहिए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय होता है, जितने भी वेजिटेबल होते हैं, पोटैटो, रूट्स, कैरेट या फिर जो स्पिनच है, सबको बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद जो ग्रेन्स है जो मैंने बताई है, रेड बीन, ये सारी चीजें आपके पास बॉईल होनी चाहिए। एक प्लेट में निकालिए, उसके ऊपर अच्छा सा 1 चम्मच 1 टीस्पून देसी घी डालिए और उसको आप खाइए। 2-3 दिन अगर आप ऐसा करते हैं, ब्रेकफास्ट में करना है, डिनर में नहीं, और ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा आपको असर मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ब्रेकफास्ट जिसने स्किप किया उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बिल्कुल रहेगी। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं, डायरेक्ट लंच पे चले जाते हैं और डिनर पे चले जाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आपका इंटेस्टाइन कंफ्यूज हो जाता है कि उसको पैंक्रियाटिक जूस कब सिक्रीट करना है, कब उसमें इतनी हाईली एसिड आए कि आपके फूड को वो डाइजेस्ट कर पाए। कुछ बातें मैं मेल के लिए कहना चाहूंगी यहाँ पर। जो लोग हाई स्मोक करते हैं या बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, उनके लिए ये जरूर, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से निकलना है, तो आपके लिए मैं स्पेशली ये बता रही हूँ, धनिया जो होता है, धनिया दाना जो होता है, 1 टीस्पून धनिया दाना 200 ml वाटर में बॉईल कीजिए, 100 ml बनाइए, उसको पीजिए, उसी से जाएगा अल्कोहल और निकोटीन का असर। या कॉफी पीने वाले जो होते हैं, ये ऐसा कैफीन का असर, आपको इन सारी चीजों से शायद ही आपको असर मिले, तो आपके लिए धनिया वाटर ही है जो आपको कॉन्स्टिपेशन से निकालेगा। बट ये रीजन ये बता तो रही हूँ मैं, लेकिन ये टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें तो बेहतर है। कोशिश यही कीजिए कि आपके लाइफ में स्मोक का और अल्कोहल का जगह कम ही हो तो बेहतर है। ये आपके बॉडी के लिए, आपके लाइफ के लिए ज्यादा बेहतर है। कोई भी चीज एक्सेस नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक है वाटर, उसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है कि पानी कितना पीना चाहिए। लोग
बहुत एंग्री भी हो गए, बहुत कंट्रोवर्सी में आ गया मेरा वो वीडियो। लेकिन मैं कहना चाहूंगी एक इंसान को, चाहे वो कितने कोई भी ब्लड ग्रुप का हो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बिल्कुल देखिएगा उस वीडियो के, कि उसमें मैंने क्या बताया था, वाटर कितना पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए। 4 लीटर से ऊपर आप नहीं ले सकते टोटल मिला के, चाहे आप दाल पिए, सूप पिए, जूस पिए, चाय पिए, या फिर डायरेक्ट वाटर ले। उससे ज्यादा अगर आप पानी पीते हैं तो आपके किडनी पे जोर पड़ेगा, और किडनी को एक्स्ट्रा वर्क कराने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो चीज जिस चीज के लिए बनी है और जितने काम के लिए बनी है उतना ही आप कर सकते हैं। तो एक्सेस ऑफ वाटर आपको डायलिसिस तक लेके जा सकती है, क्योंकि एक्सेस वाटर अगर आप इनटेक करते हैं तो एक्सेस वाटर रिमूवल भी होता है, और ऐसे में आपका टूल हार्ड हो जाता है। ये तो एक वजह होती है। प्लस आप किडनी को इतना काम नहीं दे सकते। अगर आपको कहा जाए कि दिन भर दौड़ो, तो शायद 2 दिन दौड़ेंगे, 3 दिन दौड़ेंगे, 4 दिन दौड़ेंगे। अगर आपको 5 किलोमीटर दौड़ने की जगह आपको 100 किलोमीटर दौड़ना है, तो एक दिन आप मर जाएंगे गिर के। उसी तरह से किडनी को अगर आप कोई बोलता है कि 6 लीटर या 10 लीटर पानी पी लो, तो किडनी आपकी एक दिन मर जाएगी, तो वो डायलिसिस पे चली जाएगी, और किडनी खराब होने के बड़े चांसेस होते हैं। तो ये भी सोचिए कि कितना ज्यादा आपको बॉडी के पीएच वैल्यू को कम करने के लिए जरूरत होती है पानी, उतना ही लीजिए, उतना ही से पेट साफ होगा। बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स है, रफेज है आपका, आपके ऑयल है, इंटेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, स्लीप, बॉडी कितना रिलैक्स है, ये सारी चीजें मायने रखती है आपके बॉडी के कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए, आपको फिट रहने के लिए। ये वीडियो लेंदी जरूर हो गया है, लेकिन मैं चाहती थी कि आपको ए टू जेड बताऊं कि आखिर रीजन क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और आपको ये बिल्कुल पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना आए। बहुत जरूरी है ये वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिपेशन एक रीजन को और जन्म देता है, वो सबसे बड़ा है ब्रेन। ब्रेन बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो ब्रेन से रिलेटेड काम नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखिए कि स्टूडेंट लाइफ में आप अपने पास आलमंड मिल्क जरूर रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके महंगे किताब से ज्यादा जरूरी है कि आपके पास हो ही। आप रात में हाफ टी स्पून ले ही, ताकि पेट क्लियर रहे। प्रोटीन लड्डू हो सके तो जरूर खाना, पेट क्लियर रहे, माइंड फ्रेश रहे, एंटीऑक्सीडेंट रहे बॉडी में। ब्लैक किशमिश जरूर खाओ, ताकि आप पढ़ सको, वरना बहुत मुश्किल है। लगता यह है कि टूल पास नहीं हुआ है, लेकिन इसी से रिलेटेड पूरी बॉडी आपकी बनी हुई है, जो आपको बहुत प्रॉब्लम देगी। तो इस वीडियो को बोरिंग ना समझ करके, अगर ये एक गुड एडवाइस लेकर के चलेंगे और अपने लाइफ में ऐड करेंगे, तो आपको आपके लाइफ में सीरियसली बहुत चेंजेस आने वाली है। क्योंकि एक स्टूडेंट को एक्टिव रहना और फ्रेश रहना बहुत जरूरी है। और ब्लोटिंग का सबसे बड़ा कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, कि जब पेट क्लियर ना हो और उस पर आप पानी पे पानी पीते जाएं, और उसके बाद भी पेट क्लियर नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल फॉलो कीजिए इस वीडियो को। और मेरी ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, इसको थम्स अप कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए, ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।